नमस्कार, एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। आखिरी जंग, अब हम इसे आखिरी इसी संदर्भ में कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आज के बाद लोकसभा के चुनाव जो हैं वो थम जाएंगे, बाकी जगह होते रहेंगे क्योंकि 7 चरण में है और 4 चरण का जो चुनाव है वो आज होगा। तो चौथे चरण में जो 8 सीटें हैं मध्य प्रदेश की लोकसभा की, वहाँ मतदान हो रहा है और वहाँ पर शाम तक जब मतदान खत्म होगा उसके बाद मतपेटियाँ बंद हो जाएंगी और बाद में 4 तारीख को पता चलेगा कि जो है ये कौन जीतता है कौन हारता है। तो ये मालवा की जो 8 सीटें हैं जिसके लिए चौथे चरण में ये मतदान हो रहा है, उसको लेकर हम आज बातचीत करने जा रहे हैं। और ये बातचीत दरअसल इस बात की है कि इस आखिरी जंग में किन किन की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, क्योंकि मालवा में से मुख्यमंत्री भी आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी आते हैं, जीतू पटवारी भी आते हैं, तो बहुत सारे नेता मालवा से आते हैं। और मालवा और कहना चाहिए निमाड़ की ये सीटें हैं, तो यहाँ पर किस तरह का अब अंतिम जो 29 सीटों में से जो 8 सीटें हैं उसका परिणाम किस तरह से आकलन हो रहा है, ये बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की ओर से राजकुमार उपाध्याय जी हैं, बीजेपी की ओर से प्रियंका दुबे जी हैं और मेरे सहयोगी राकेश शर्मा जी हैं। तो चलिए, सबसे नमस्कार प्रियंका जी, राजकुमार जी और राकेश शर्मा जी। तो हम सिलसिलेवार बातचीत शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज राकेश, हालचाल बताओ भाई, क्या चल रहा है 8 सीट में, अभी तक क्या हुआ? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की जो 8 संसदीय सीटें हैं जो कि मालवा और निमाड़ के अंतर्गत आती हैं, इन सीटों पे आज मध्य प्रदेश में चौथे चरण के अंतर्गत आखिरी जो है मतदान हो रहा है। यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश की इंदौर, देवास, धार, उज्जैन, मंदसौर और इसके अलावा रतलाम झाबुआ सीट की बात की जाए तो इन सीटों पे जो है मतदान हो रहा है। और यदि बात की जाए तो देखिए इन आखिरी जो चरण में जो ये जो मतदान हो रहा है, इसमें करीब 74 प्रत्याशी जो है उनकी सियासत का जो है फैसला आज हो जाएगा। और यदि बात की जाए तो देखिए, चूंकि मालवा अंचल की बात की जाए, जैसे आपने भी बताया कि मालवा अंचल में कई बड़े दिग्गज नेताओं की जो साथ जो है इमेज दांव पे लगी है। और यदि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात की जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि खुद उनके उज्जैन संसदीय सीट पे जो है आज चुनाव हो रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की वो इंदौर से आते हैं, वहां भी जो है चुनाव हो रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, वो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय के, उनकी सीट भी चुनाव हो रहा है। आज इंदौर से हो रहा है, चुनाव हो रहा है। तो यहाँ पर है कि इन सीटों पे जो है कई जजों के जो है किस्मत दांव पे है। तो भाई कई मुद्दे ऐसे इस आखिरी चरण में जो है उभर के सामने आए हैं, जिनको लेकर जो है मतदाताओं के बीच भी जो है कसम-कस की स्थिति है। सबसे बड़ी बात है, इंदौर सीट की बात की जाए, तो इंदौर सीट पे जिस प्रकार से नोटा को लेकर आया कांग्रेस ने, उसका काफी प्रभाव भी देखने को मिला है। और यदि बात की जाए सुबह 11 बजे तक की वोटिंग की परसेंटेज की बात की जाए, तो सबसे कम वोटिंग परसेंटेज इंदौर संसदीय सीट में नजर आया है। वहां पर करीब जो 28% जो है, 28% भी जो है वोटिंग हुई थी। और यही कारण था कि करीब 3 बजे तक का जो परसेंटेज है, उसके बाद जो है 11 बजे के बाद बढ़ना शुरू हुआ है। और हालांकि अब तक जो सामने नजर आ रहा है, करीब दोपहर 3 बजे तक की स्थिति बताई जा रही है, तो करीब 48% की वोटिंग हो पाई है। दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि अलग अलग सीटों की बात की जाए, रतलाम झाबुआ सीट की बात की जाए, तो यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है कांतिलाल भूरिया जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और यही कारण है कि उन्होंने जिस तरह से जो अपना बयान दिया था 3 दिन पहले, उसको लेकर जो है बीजेपी एग्रेसिव हुई थी। उन्होंने कहा था कि जिनकी 2 पत्नियां होगी उनको जो है 2 लाख रुपए मिलेंगे। हालांकि देखिए, उन्होंने जिस प्रसंग में भी बोला हो, लेकिन ये एक सियासी खेल हो गया था। अब चूंकि आज यदि अभी तक की स्थिति देखी जाए, तो मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ में सबसे ज्यादा वोटिंग का रिकॉर्ड बनने जा सकता है, क्योंकि अभी जो आंकड़े दिखा रहे हैं, ये करीब 63% से ऊपर जो है जा रहा है। और ऐसे में माना सकता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है, वो मालवा निमाड़ से निकल के सामने आएगा। जी। तो मध्य प्रदेश में इंदौर जो है वहाँ पर मतदाताओं का रुझान उस तरह से नहीं है जैसा कि बाकी 7 सीटों में दिख रहा है कि वोट परसेंटेज है। अब इसके बहुत सारे कारण होंगे, तो राजकुमार जी से हम बात करना चाहते हैं कि ये जो 8 सीटें हैं
इसमें एक सीट तो आप इंदौर की छोड़ ही दीजिए, क्योंकि अब वहाँ तो नोटा और भाजपा के बीच में मुकाबला है। बाकी जो है 7 सीटें हैं। तो किस तरह से आप देख रहे हैं इस आखिरी जंग को? ये मध्य प्रदेश के चौथे चरण की आखिरी जंग है। जी इसमें हमारे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो बहुत मजबूती से लड़े हैं और मैदान में होकर वो बिल्कुल जनता के जो मुद्दे हैं उनको लेकर वो लगातार वहां बीच में रहे हैं और इससे कांग्रेस को बहुत फायदा हो रहा है। और हम इस चौथे चरण के मतदान के बाद लगभग 10 से 15 सीटों पर निश्चित रूप से बढ़त बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मतदाताओं में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी और कई मुद्दों को लेकर और जो पुराने 2014 से 24 तक जिस प्रकार के इनकी वादे थे, उनके इरादे सामने आए हैं, उसको लेकर भी मतदाताओं ने किया है। और कांग्रेस के अधिकांश मतदाता मतदान स्थल तक पहुंचे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। और हम अभी भी चाहते हैं कि और 1 घंटे का समय है और अधिक से अधिक मतदान इस मालवा निमाड़ में किया जाए, जिससे लोकतंत्र की रक्षा हो और इस देश में स्वस्थ स्वच्छ एक सरकार बनकर सामने जनता के लिए कार्य करे। जी, तो स्वच्छ और मजबूत सरकार बन के काम करे। प्रियंका दुबे जी, अभी जैसा कि आपने मतदान के परसेंटेज भी आपने देखे और देख भी रही होंगी आप, तो इंदौर को छोड़ के बाकी जगह तो बहुत बढ़िया कहना चाहिए कि वोटों का परसेंटेज है और वो लग रहा है कि 65 से 70% जा सकता है। तो क्या इस आखिरी जंग में आपको लग रहा है कि पूरा का पूरा जो 29 का सपना था वो पूरा हो रहा है, कि जैसा कि राजकुमार जी कह रहे हैं कि हमारी बढ़त जो है 10-15 सीटों में हमारी भी बढ़त दिखाई दे रही है? जी, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य और डबल इंजन की सरकार का जो विश्वसनीयता है और एक स्थायी सरकार के जो बेनिफिट्स होते हैं, इन विषयों को लेकर के जनता के बीच में उपस्थित रही है और जनता ने जिस हिसाब से पूरा विश्वास पिछली बार जताया है और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने लगातार 5 साल तक अपनी विश्वसनीयता लोगों के बीच में बनाए रखी है, इन सब चीजों के साथ हमें पूरा विश्वास है कि 29 कमल अलग अलग सीटों पे खेल रहे हैं और 29 कमल का हमारा लक्ष्य पूरी तरह से पूर्ण होगा। जी, तो इस बार आपको मालवा में जो पिछली बार की तुलना में 19 की तुलना में क्या कुछ अभी फीडबैक मिल रहा है, किस तरह का बदलाव है? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि पहले चरण से के पहले जिस तरह का एक माहौल बना था पूरे देश में, वो माहौल धीरे धीरे डाइल्यूट हुआ और जो 400 पार का नारा था वो बीजेपी ने अब गायब कर दिया और अब जो है बहुत नेक टू नेक फाइट की स्थिति चौथे चरण तक आ गई है और कांग्रेस के बहुत सारे लोगों के हौसले भी बुलंद हुए। खास करके आदिवासी क्षेत्र की जो सीटें थी उसमें, रिजर्व सीटों में कांग्रेस को लग रहा है कि महंगाई का मुद्दा जोर मार रहा है। अब कांग्रेस को लग रहा है कि बेरोजगारी का मुद्दा जोर मार रहा है और कांग्रेस को लग रहा है कि जो उसकी गारंटी है वो भी लोगों की समझ में आ रही है, क्योंकि बहुत बार लोग अब अलग अलग तरह से उलझ के देख चुके हैं और धीरे धीरे 7 चरण का चुनाव बीजेपी को भारी पड़ रहा है। देखिए, महंगाई की अगर हम बात करें तो जनता ने 2014 में 10% की महंगाई दर झेली है। अगर हम बात करें तो 2014 में 1241 रुपए का सिलेंडर जनता ने खरीदा है और जिस तरीके से मनोहर सरकार के सामने 70 रुपए का जो पेट्रोल उन्होंने एकदम से 36 रुपए तक जिस तरीके से बढ़ा करके 72 रुपए का रेट अभी जनता ने बोला है और आज जिस तरीके से 72 रुपए से मात्र जो डीजल की कीमत 106 रुपए तक और पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, वो जनता सारी चीजों की एनालिसिस आज करना चाहती है क्योंकि वो शिक्षित हो चुकी है और वो अपने हाथ का रोजगार चाहती है, उसको फ्रीबीज से आप लुभा नहीं सकते। वो कैलकुलेशन करना चाहती है कि उसका हित काय में है, कौन उनके लिए सोच रहा है। जिस तरीके से अगर नौकरी की बात करते हैं तो स्टार्टअप के माध्यम से जब अगर 108 यूनिकॉर्न क्रिएट होते हैं तो वो इंदौर में देखा है, अपने इंदौर के ही कई युवा हैं जिन्होंने अपने
कई स्टार्टअप्स क्रिएट करके आज 16 करोड़ से ज़्यादा ईपीएफओ में जो है वो बेरोजगार जो है, जिनको ये बेरोजगार कहते हैं, ईपीएफओ में रजिस्टर्ड अगर इनकम टैक्स पेयर हो चुके हैं 16 करोड़ से ज़्यादा। तो ये हमारे युवा समझते हैं। महिलाएं जब स्व सहायता समूह के माध्यम से लोन लेती हैं और अपना स्टार्टअप क्रिएट करती हैं, वह भी उन्होंने देखा है। मुद्रा लोन के माध्यम से जिस तरीके से लोन लेना युवाओं के लिए ईजी हुआ है और उससे वो जिस तरीके से मजबूत हुए, ये जनता ने देखा हुआ है। आदिवासी बाहुल्य की अगर हम बात करते हैं तो आदिवासियों के लिए बनाई गई योजनाएं और 36,000 करोड़ से ज़्यादा का जो बजट अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए उपयोग किया जाता है, वह भी जनता ने देखा है। और उनके जब डायरेक्ट खातों में बेनिफिट्स आते हैं तो जो उनके बेनिफिट्स उनको बिना किसी बिचौलिए, बिना किसी साहूकार और किसी दलाल के जो सीधे पहुंचते हैं, तो जनता इनसे जो लाभान्वित होती है, इसी के कारण वो अपना आशीर्वाद पिछले 2019 में भी दिया था। और अगर हम उनकी पूरी आकांक्षाओं के ऊपर अगर खरे उतरे हैं तो इस बार भी वही आशीर्वाद हमें मिलेगा। और इसका परिचय अगर हम बात करें तो खरगोन की सभा देख लीजिए मोदी जी की, या अगर हम बात करते हैं रतलाम की सभा में जिस हिसाब से जन सैलाब उमड़ा है, वह हमें सुनिश्चित करता है कि 29 का अमल हमारे सुनिश्चित खिल रहे हैं और हमारी जो लक्ष्य था वो पूर्ण होने वाला है। जी, आपका लक्ष्य पूरा होने वाला है। पर अभी हम जो चित्र देख रहे थे इंदौर का, तो उसमें एक तरफ लालवानी जी और एक तरफ नोटा है। तो डेमोक्रेसी में क्या ये अच्छा लगता है क्या कि सुमित्रा महाजन ताई ने भी इस पर बातचीत कही थी कि आज इंदौर में चुनाव हो रहे हैं और जनता जो है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मतदाता, अगर हम अभी 8 सीट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मतदाता हैं 25 लाख जो हैं, 26,000 मतदाता इंदौर में है। और वो इंदौर जो है मालवा का या पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कहलाता है, मिनी बॉम्बे कहलाता है। और डेमोक्रेसी में लोग अगर वोट देने नहीं जा रहे हैं या कम वोट दे रहे हैं या नोटा को वोट दे रहे हैं, तो ये किसी भी बड़ी पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी के लिए क्या ये गर्व का विषय है कि या इसको किस तरह से कहें, ये चाणक्य नीति काम कर गई, या कैलाश विजयवर्गीय साहब ने जो कुछ किया, जो है कहें कि आप कांग्रेस का आदमी छोड़ के भाग गया तो हम क्या करें। मतलब कहीं ना कहीं जनता तो इससे रुष्ट नजर आ रही है ना। भाई साहब, जैसे आप बात करें तो जनता ने ही एक स्लोगन, अगर हम बात करें इंदौर में चलाया, जो म्यूजिक सुनने में आया है, ऑथेंटिक मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मैंने भी सुना है कि जब तुम्हारा सिक्का खोटा तो हम क्यों दबाएं नोटा। ये इंदौर में काफ़ी प्रचलन में रहा और जनता ने इस बात को खुद ही कहा कि अगर किसी पार्टी में, और सुबह इस बात की अगर हम पुष्टि करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी का खुद का स्टेटमेंट ये रहा कि इस समय जो चुनाव है वो तनातनी बनाम सनातनी हो गया। और अक्षय कांति बम जी ने भी कहा कि मैंने जो पार्टी छोड़ी, मुझे पार्टी का सहयोग पूरी तरह से नहीं मिल रहा था, मेरी पार्टी में जो उथल पुथल चल रही थी और जिस तरीके से मेरे को उपेक्षित किया जा रहा था, इस कारण मैंने पार्टी छोड़ी है। तो किसी एक विपक्ष की जिस हिसाब से विधानसभा के बाद से जिस प्रकार की उठापटक मची हुई है, इससे अगर उसका कार्यकर्ता हैरान होता है, परेशान होता है या उनका मनोबल टूटता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो ये जो दल बदल कानून है, इसको और भी जब सख्ती के लिए माननीय अटल जी ने पहल की थी तो इन्होंने ही उसको मना कर दिया गया और उसको डाइल्यूशन पे रखा। आज वही फेरबदल कानून को या दल बदल कानून को अपना करके लोग अगर अपना पार्टी छोड़ते हैं या बदलते हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। तो एनालिसिस कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए कि जो संविधान उनके समय सबसे ज्यादा अमेंडमेंट किए गए, 106 बार कांग्रेस पार्टी ने अमेंडमेंट्स लोकतंत्र में किया, अगर हम संविधान की बात करते हैं तो किया। और कांग्रेस खुद आजादी के बाद 61 टाइम्स वर्टिकली डिवाइडेड होती चली गई। तो कांग्रेस को मंथन करना पड़ेगा कि चूक कहाँ हो रही है। ऐसा नहीं है कि युवा नहीं है या मुद्दे नहीं हो सकते, मैं नहीं मानती, क्योंकि लोकतंत्र की व्यवस्था है और परिवर्तन की व्यवस्था हमेशा रहती है। लोकतंत्र इसलिए मान्य होता है, परंतु अगर विपक्ष मजबूती से खड़ा नहीं हो पा रहा है तो इसमें सत्ता पक्ष क्या कर सकती है, इसमें आकलन तो विपक्ष को करना चाहिए। ठीक है प्रियंका जी। राजकुमार जी, ये प्रियंका जी बहुत गंभीर बात कह रही हैं कि भाई अगर दल बदल कानून में लचीलापन नहीं होता, अगर आपका खोटा सिक्का है और जिसको आपने टिकट दिया वो छोड़ के चला गया, अब कहें कि पीछे उसके पीछे राजनीति कुछ भी हो, तो ये जो बहुत सारे बुनियादी सवाल जो प्रियंका जी उठा रही हैं, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप जरूर बोलें। देखिए मिश्रा जी कि खोटा सिक्का अब इनके लिए वो है नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो
जो पार्टी के साथ छोड़ गया विपरीत परिस्थितियों में। जब कार्यकर्ता उनके झंडे बैनर लेके खड़े थे तब वो कहाँ गए थे? जब कांग्रेस में आवेदन देकर प्रत्याशी बनने की मांग कर रहे थे, बड़े बड़े बोर्ड लगा रहे थे, परंतु जैसे ही 2 दिन पहले उनके प्रकरणों की बात आई तो बिल्कुल सामने आपके कई प्रकरण निकलने लगे। और भय दबाव डर जो भी है, आपका क्या व्यवसाय है, क्या व्यापार है, क्यों डर रहे हैं, क्या लालच है, क्या भय है, ये तो वो जो अब आपके यहाँ जिसको आप खोटा सिक्का कह रहे हैं वो जाने, या जो ले जाने वाले उस समय थे 1 दिन पहले वो नेता जाने कि उनको क्या भय था, कि जिनको उनको क्या हक था कि इंदौर जैसी एक स्वच्छ समृद्ध एक बड़ी संस्कारधानी जिसको कहते हैं व्यापारिक बड़ी इस शहर है जिसको स्वच्छता में भी नंबर 1 कहते हैं और देश में इंदौर का बड़ा नाम है। आज वहाँ लोकसभा अध्यक्ष जी भी रही हैं, सुमित्रा ताई जी भी। आज बड़े बड़े लोगों को भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ही छोड़ी है, आप वहां लोकतंत्र बचाओ समिति का गठन ही इसलिए हुआ क्योंकि वहां के नागरिकों को लगा कि हमारे मतों का हनन हुआ है, हरण हुआ है। ये एक लोकतंत्र के इतिहास में बड़ा घटनाक्रम है जिसको लेकर ये नोटा का जो भी हो रहा है, तो उससे एक मैसेज ही जा रहा है कि आज आप देखिए कि क्यों भय था आपको, जब ऐसा ही था तो आप लड़ने देते। तो ये चीजें बड़ी दिक्कत है और हम तो कहते हैं मुद्दों पर लड़ाई लड़िए। कहाँ बार मुद्दे बदलते आ रहे हैं, पहले चरण में कुछ और थे, दूसरे में कुछ और, तीसरे में कुछ और, चौथे में कुछ और है। तो अब तो क्या है कि मुद्दों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं कर रही। वो स्थानीय मुद्दों को भी नहीं देख रही, प्रादेशिक मुद्दों को भी नहीं देख रही। वो देख नहीं रहे कि कितना कर्जा प्रदेश में व्यक्ति पे बढ़ रहा है, देश में कितना कर्जा बढ़ गया है, इस पर कोई बात नहीं। आप तुअर की दाल खाने की रसोई आज महंगाई से त्रस्त है महिला वर्ग। जब घर से सुबह उठती है तो वो चाय और शक्कर से, जब महंगा दूध से चालू होती है तो रसोई की गैस से, खाने के तेल से लेके, आटे से लेके, जब बाहर निकलते हैं तो गाड़ी के पेट्रोल, और फिर बाहर जब सफर की बात आती है तो रेलवे में जब वो पहुंचते हैं स्टेशनों पर तो जनरल डिब्बे गायब, वंदे भारत चौगुना किराया, तिगुना किराया। तो ये मार जो महंगाई की पड़ रही है इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पे बिल्कुल नहीं है और वो लगातार बार बार इसलिए दिशा भटकाने का प्रयास करती है। लेकिन जनता मन बना चुकी है, मतदाता मन बना चुके हैं और मतदाता ये जवाब देने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। और निश्चित रूप से 4 के बाद 7वें चरण तक आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी धीरे 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 बिल्कुल क्रमशः निचले स्तर पर पहुंच जाएगी और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस हिंदुस्तान में अच्छी सरकार, स्वच्छ, स्वास्थ्य और समृद्धशाली एक सशक्त सरकार बनाकर जनता के बीच में एक आयाम स्थापित करेंगे। ठीक है, अब आप कांग्रेस सत्ता में आएगी, इंडिया गठबंधन आएगा, ऐसा सोचना आपका उचित है क्योंकि आप उसके प्रवक्ता हैं। पर प्रियंका दुबे जी के पास चलते हैं। प्रियंका जी, जैसा कि अभी राजकुमार जी कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं और 7वें चरण तक आते आते जनता जो है उनसे रूबरू होगी और जो बहुत सारे मुद्दों को भाजपा ने छोड़ दिया है, अब उन नेताओं के वक्तव्य के पीछे पड़ गई है कि अमेरिका में बैठा सैम पित्रोदा क्या कह रहा है तो उसके बयान को ले उड़ो, तो कहीं एक दूसरे आदमी ने क्या कहा जिसको कांग्रेस ने नोटिस लेना बंद कर दिया, उनके बयान निकाल के उन्होंने कब क्या कहा था, इस पे बातचीत हो रही है और इसको लेकर बहुत हल्ला मच रहा है। तो जब चुनाव में हर बार अब भाजपा के नेता कांग्रेस को पानी पी पी के कोस रहे हैं, बजाय सबका साथ सबका विकास कहने के, या इंदौर की घटना को ले लें। ये बहुत जगह, अगर आपको मालूम है कि आप 400 पार जा रहे हैं, आपको मालूम है कि आप बड़े मार्जिन से इंदौर में हमेशा से जीतते रहे हैं, तो ऐसा क्या हो जाता है? अब आप कहेंगे कि साहब वो अपना खोटा सिक्का है, तो वो खोटा सिक्के को उसने इतनी भी संभावना नहीं छोड़ी कि वो लास्ट में दूसरे लोग फॉर्म भर सकें। मतलब लास्ट मोमेंट में एक बाजी पलटना और धोखा देना जिसको कहते हैं, तो उसको जनता आज इंदौर की आज जो जिस तरह की बातचीत हो रही है सारे मीडिया में, तो कहीं ना कहीं किरकिरी तो हो रही है। भले ही आप कहें कि साहब उनका खोटा सिक्का था, पर उसने लास्ट मोमेंट में एक जो गच्चा दिया और उसके साथ जो बीजेपी के नेता दिखे और जिस तरह से उसने फॉर्म वापस कराया, उसको लेके कहीं ना कहीं पूरी चर्चा तो हो रही है। देखिए सुभाष जी, भाई साहब, इंदौर में जहाँ तक मेरी जानकारी है कि भाजपा के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं।
जिन्होंने फॉर्म वापस नहीं लिए वो जी। भी चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं आप सही कह रही हैं कि वहाँ बहुत सारे अभी भी जो है इंदौर में 14 प्रत्याशी हैं मैदान में। मेरा बस एक आप ही के माध्यम से मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि उन प्रत्याशियों में भारतीय जनता पार्टी के विरोध का प्रत्याशी है, ये तो निश्चित है क्योंकि वो निर्दलीय मैदान में है। परंतु क्या वो कांग्रेस समर्थित विचारधारा का भी नहीं है? क्या इंडिया गठबंधन की किसी भी पार्टी की विचारधारा से उसकी विचारधारा सहमत नहीं हो सकती है? जो निर्दलीय प्रत्याशी उनमें से ऐसा कोई भी प्रत्याशी नहीं है जिसको कांग्रेस या निर्दलीय के अलावा जो इंडिया अलायंस की और भी गठबंधन के लोग हैं वो उस निर्दलीय प्रत्याशी को अपना सहयोग दे सके और उसे संबल प्रदान करके खड़ा कर सकते, वो ऑप्शन भी था। अगर आप चाहते नोटा के अलावा अगर देखा जाए तो उन्हें मजबूत किया जा सकता था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप किसी को भी अपना समर्थन दे सकते हैं, पर उससे वो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस ने स्ट्रेटेजिकली ये किया है कि वो ये बीजेपी के गेम को क्यों राजकुमार जी आप बड़ी सहमति से सिर हिला रहे हैं? सुभाष जी, ये मैं किया जा बिल्कुल सकता आपसे था ना, बिल्कुल मतलब ठीक लोकतांत्रिक बात व्यवस्था में बनाना ऑप्शन चाहता होता हूँ है। कि तो अगर ये हम चीज किसी को है जो समर्थन है देते वो तो निश्चित दिखाती है रूप कि से लोकतंत्र पे हमारा किसका वो विश्वास बात है। एक ये अलग हो कहते हैं कि जाती, डराया परंतु गया, आज हमको परेशान नोटा किया का गया, समर्थन प्रताड़ित देना किया गया, इसलिए तो निर्दलीय जनता के प्रत्याशी को साथ गए बचाए हैं, ना, वहाँ के मतदाताओं के वो साथ भी गए तो हैं, भाजपा वहाँ को टक्कर दे मतदाताओं की रहे हैं ना, भावनाओं वो के साथ सोचे गए हैं, उनसे जैसा वहाँ बना वो लोकतंत्र भारतीय बचाओ जनता समिति का पार्टी जो को बना चुनौती है, दे रहे हैं। एक अब वो कितने माहौल सत्ताओं में बना नहीं होंगे कि वो जब बात उनके का बात है, मतों का परंतु मोदी जी दुरुपयोग हमारे और खुद के प्रभाव जुबान में लोग कहते हैं ना, तो नहीं प्रकार उपयोग में से आने कई दिया, तरीके से तो भारतीय निश्चित जनता रूप पार्टी से के हमको ऊपर भी लगा आरोप कि लगा नहीं देना ये गलत हुआ काहे है को और सोचे ये लोकतंत्र में कांग्रेस ये को चीजें सोचना चाहिए। बहुत ठीक नहीं है। उसके बाद ये ये भी कहते हैं हिंदुस्तान जैसे कि भारत जैसे भारतीय देश जनता में पार्टी, परंतु जो लोकतंत्र इतना जिनको पूरा विश्व फेरबदल हुआ लोकतंत्र के ये लिए प्रियंका जी, राजकुमार जी, करता है। प्रियंका जी कुछ और बोल रही है, सुन लीजिए। हाँ बोलिए प्रियंका जी, क्या कह रही थी आप? अगर कांग्रेस में अक्षय बीजेपी के कार्ड को अपन छोड़ भी देते हैं तो इसके अलावा पूर्व सांसद, वर्तमान के विधायक, इतने सारे लोगों ने जो कांग्रेस छोड़ करके बलराम महतो में आंध्र प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, तब विचार नहीं करना चाहिए था, मंथन नहीं करना चाहिए था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी से, इतने सारे कोई चावल लेके तो आया नहीं निमंत्रण देने के लिए। तो इनको अपनी पार्टी को और अपने नेतृत्व को समझना चाहिए। आज मोदी कह रहे थे कि ऊपर जनता विश्वास कर रही है, जनता के साथ ही खुद इनके लोग विश्वास कर रहे हैं, और यही वो लोग थे विधानसभा में जिन्होंने मन मार करके इनका साथ दिया था, परंतु उनको उचित मिलने के कारण आज उन्हें छोड़ दिया। राजकुमार जी से पूछ लेते हैं, बयान आ चुका था। राजकुमार जी से पूछ रहे, बोलिए राजकुमार जी। प्रियंका जी ने कहा हम तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि वो पहले जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, ऐसे बहुत से नेता हैं, आप पूर्वोत्तर से लेके दक्षिण तक देख लीजिए, लगातार इतने नेताओं के नाम है, लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसको भारतीय जनता पार्टी सुबह शाम पानी पी पी कर कोसती थी, उनके भ्रष्टाचारों को लेकर मैदान में रहती थी, लेकिन जैसे ही वो आपके पास शामिल हुए, आपने उनके गले में अपना दुपट्टा डाला और फिर शामिल करा लिया। तो इसमें कांग्रेस को कहाँ सोचने की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जिनको रोज, चाहे आप हेमंत बिस्वा शर्मा जी लीजिए, अशोक चौहान जी लीजिए, उसके बाद आप लगातार उठाते जाइए जितने नाम है, ये तो बस 2-3-4 बड़े नाम, प्रफुल्ल पटेल, बहुत सारे हैं। चलो हम ये करते हैं कि हम मध्य प्रदेश पे लौटते हैं और 8 सीटों में राकेश से पूछते हैं कि क्या ताजा खबर है भाई। सुभाष जी, यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश की 8 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं उनको लेकर जो है जिस प्रकार के रुझान जो सामने आ रहे हैं, जो टर्नआउट जो है, चुनाव आंकड़े के जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं, उसके अनुसार हम जरा एक बार इन पे देख लेते हैं, क्योंकि दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो करीब 60% जो है इन 8 संसदीय सीटों पे जो है मतदान हो चुका है। इंदौर में करीब 48.4% मतदान हो चुका है, उज्जैन में करीब 61% मतदान हो गया है, खंडवा में करीब 60% मतदान हो गया है, खरगोन में 64% मतदान हो गया है, देवास में 63%, धार में 60%, मंदसौर में 61.58%, रतलाम में 62.78%, करीब 63% मतदान हो चुका है। ये दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े हैं और ये आंकड़े भी बताते हैं कि यदि इसी तरह से यदि मतदान का जो मतदाता है, जो मतदान केंद्र जा रहे हैं,
उनका इसी तरह का शुरू रहा तो माना जा सकता है कि शाम तक करीब 70% जो है अधिकांश संसदीय सीट जो है वो हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से इंदौर संसदीय सीट की बात की जाए, लेकिन बात उसी को लेकर फोकस हो रही है कि इंदौर संसदीय सीट कांग्रेस के प्रत्याशी ने जो है आखिरी समय में अपना नामांकन किया था, और उसका जो जिस प्रकार के वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहे हैं, उससे जरूर एक बात समझ में आ रही है कि मतदाता एक तो निराश और हताश है। यही बात है कि जो कांग्रेस का जो पूर्व वोटर है वो आगे निकला है और मतदान केंद्र तक पहुंचा है, और उसने किसी तरह का कोई मतदान किया है, न किसी तरह का किसी प्रत्याशी को जो है अपना समर्थन दिया है। तो माना सकता है वो संसद में जो जो आंकड़े आएंगे, जो नतीजे आएंगे, वो एक बड़े चौंकाने वाले आएंगे। और इसको लेकर काफी पता लगता है जिस तरह की अभी तक की आधी आबादी वहां पे 50% जनता है, उसने ही केवल जो है अपने वोटिंग का जो वोटिंग का ठीक। अधिकार को जो है इस्तेमाल किया है। तो निश्चित रूप से मान सकते हैं कि इसके नतीजे भी जो आने वाले नजर आए। ठीक है राकेश, तो इंदौर जो है चूंकि स्वच्छता में कई सालों से नंबर 1 आ रहा है, अहिल्या देवी की नगरी है, इंदौर अपने आप में एक व्यवसायिक सेंटर है, और पूरे मालवा के 8 जगह पे जो चुनाव हो रहे हैं उसमें इंदौर एक प्रमुख जगह है। तो निश्चित रूप से जब शाम तक आंकड़े आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें साफ होगी। पर हाँ, जनता की नाराज़गी, यदि वोट अगर पूरे मालवा में सबसे कम इंदौर में पड़ते तो कहीं ना कहीं जनता अघोषित रूप से एक जवाब जो है अप्रत्यक्ष रूप से देगी। आप मेरे साथ इसमें शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।